Good morning dear student, welcome to your class 6 subject हिंदी ग्रामर चैप्टर्स मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। आपको थर्ड टर्म में क्या क्या पढ़ने हैं, कितने चैप्टर्स आपके बाकी हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। 6 चैप्टर तक आपका बी पार्ट से ओवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपके न्यू बुक आपको मिले होंगे। तो उसमें से 2 पार्ट में बांट दिया गया है, पहला ए और दूसरा बी। तो बी पार्ट से देखिए आप पेज नंबर B1 ही है। आप विशेष सूची देखिए, इसमें से आपको विशेषण पढ़ाया जा चुका है, क्रिया हो गई है, काल हो चुका है। क्रिया के और भी पार्ट्स होते हैं जिसमें क्रिया काल है, क्रिया वाच्य है और अव्यय। अव्यय में क्रिया विशेषण और अव्यय संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द, ये सारे पढ़ाए गए हैं आपके चैप्टर्स। इसमें से आपको अव्यय संबंध बोधक केवल पढ़ाया गया है। आगे का आपको ये चूंकि रिड्यूस हो चुका है तो इसको आप स्वयं पढ़ लेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा वो संबंध बोधक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया पढ़ा के। अब हम आपको 7 चैप्टर्स को आप राइट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। 7 चैप्टर्स देखिए, वाक्य विचार जिसको हमें पढ़ाना है, और 8वां है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, जो कि इम्पोर्टेंट है। 9 चैप्टर्स विराम चिन्ह जो आपको बताने हैं, विराम चिन्ह कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पे कौन से चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद 10 चैप्टर्स शब्द भेद। शब्द भेद में बहुत सारे हैं, शब्द के अर्थ के आधार पर इसमें अनेकार्थी शब्द आते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यांश होते हैं और विषय संवर्धन क्रियाकलाप होते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसको आप पढ़ेंगे। स्वयं आपको बुक पढ़नी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसको आपको बताया जाए, क्योंकि ये 4th 5th से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे। तो इसको सिर्फ आपको रीड कर लेना है। उसमें से मैं कुछ अंश आपको सेंड करूँगी, चैप्टर्स आपको बताऊँगी। इस चैप्टर का कुछ भाग मैं आपको सेंड करूँगी अटैचमेंट में, जिसमें से क्वेश्चन में आने वाला होगा एग्जाम में। तो सिर्फ उतना आप लर्न कर लीजिएगा, बाकी आपको सब पढ़ना है, सब इसमें पूरी चीज़ पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं। बुक आपके पास अवेलेबल है, आपको सारी चीज़ों को पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। हाँ, एग्जाम में कुछ कम आ सकता है, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सारे सिलेबस से आए, इसको पूरे चैप्टर से आए। तो उसमें से कुछ चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे और आपको स्वयं उसको पढ़ना है। उसके बाद 10 शब्द भेद मैंने आपको बता दिया। 11 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपको शुरू से ही पढ़ाया जाता है, थर्ड फोर्थ से ही आप पढ़ते हैं। और इसमें मुहावरा क्या होता है, मुहावरा के अर्थ, वाक्य, प्रयोग, ये सारी चीज़ आपको लिखना है। उसके बाद लोकोक्तियाँ, वो भी इसमें ही दिया हुआ है। मैं सारे चैप्टर्स को आपको सेंड करूँगी कि कितने में से आपको लर्न करना है, पढ़ना आपको सब है। लर्न किसमें से करना है, जिसमें से आपको एग्जाम है, ठीक है। तो उसको आपको अटैचमेंट में सेंड किया जाएगा। इस चैप्टर को अभी आप पढ़िए। उसके बाद है 12th चैप्टर अपठित काव्यांश। ये बी पार्ट से दिया हुआ है। अपठित गद्यांश जो है वो फर्स्ट टर्म में आ चुका है, सेकंड टर्म में आ चुका है। जो सिचुएशन ऐसा नहीं था एग्जाम में, जो पार्ट से अलग कर दिया गया, तो उसको अब रिविजन कराने का कोई मतलब नहीं है। आपको काव्यांश दिया हुआ है, जैसे अपठित काव्यांश, कुछ कविता का अंश दिया जाएगा, जिसमें से आपको पढ़ करके स्वयं उसका क्वेश्चन रहेगा नीचे, उसको आपको उत्तर देना है। अभी आप पिछले एग्जाम में दिए हुए होंगे। अब है पत्र लेखन। 13 चैप्टर जो आपका है वो है संवाद लेखन, जिसको आपको रिड्यूस कर दिया गया है। इसको आपको स्वयं पढ़ना है, इसको कॉपी पे नहीं लिखना है, राइट नहीं करना है। इसको एग्जाम में इसमें से नहीं आएगा, तो इसको आप स्वयं पढ़ेंगे। इसके अंदर इसको यहाँ पे संकेत किया है कि इसको रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है 14 चैप्टर्स देखिए, पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको क्या पढ़ना है, पत्र लेखन को हमने दर्शाया है। इसमें 2 पत्र है, जिसमें एक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र और उसके बाद प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। दोनों में से ये औपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में आ चुका है, अब ये थर्ड टर्म का पार्ट है। तो इसको आप प्रधानाचार्य शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, इसको आप अपने एड्रेस और अपने स्कूल के एड्रेस के तहत इसको आप याद करेंगे, लिखेंगे, कॉपी पे राइट करेंगे। उसके बाद हमें अटैचमेंट में सेंड करेंगे। आप बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, उसको अपन करिए, थोड़ा सा आप सिंसियर होइए। प्रधानाचार्य को, अपने प्रधानाचार्य को लिखना है। बहुत सारे बच्चे जो जहाँ का जैसे रहता है उसको लिख देते हैं, जबकि पहले बताया भी जाता है, इसके पहले भी आप
अपना नाम लिखना, अपने कक्षा अपने वर्ग के बारे में जानना। उसके बाद आपका निबंध लेखन आता है 15 चैप्टर। निबंध लेखन में आपको 3 निबंध लेखन का शीर्षक दिया जाएगा, जिसमें से देखिए पहला है विद्यालय का खेलकूद दिवस, दूसरा है पर्यावरण और हम, तीसरा मेरा प्रिय खेल क्रिकेट। इन तीनों में से कोई एक आपको लिखना है और जिसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। 3 शीर्षक ऑप्शन में आ सकता है एग्जाम में, तो उनमें से एक आपको लिखना है। इसमें से जो आपका प्रिय होगा उसको आप लिखेंगे। ये हम आपको बोल के नहीं लिखवाएंगे, आपकी बुक में सब कुछ दिया हुआ है, इसको आप अपने कॉपी पे राइट करेंगे किसी एक निबंध को। 3 ऑप्शन आ सकते हैं, उनमें से एक आपको लिखना है। उसके बाद 16 चैप्टर जो है आपका विज्ञापन लेखन। तो ये सारी चीजें सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। तो 13 चैप्टर और 16 चैप्टर को छोड़ करके इसमें से आपको इतना पढ़ना है। इसके पहले आप सबसे पहले आप कारक पढ़ना होंगे, जो कि आपका मेन चैप्टर है कारक, जो कि पिछले चैप्टर से था, पिछले सिलेबस से था, लेकिन उसमें समय की कम की वजह से आपको पूरा नहीं पाया जा चुका। समय के कम अवधि के कारण आपको कारक पूरा नहीं पढ़ाया गया था। कुछ दिन ऐसे आते गए, 2-3 बार वीडियो भेजा गया उस समय, लेकिन नहीं जा पाया आपके पास। तो इस टर्म में आपका उसमें से एग्जाम में आ सकता है, आपको उसको कारक को पढ़ना है। उसके बाद विशेषण, क्रिया, क्रियाकाल, क्रियावाची, सारी चीजें आपको पढ़ना है। अब आपका यहाँ से बाकी है, तो अब हम पहले वाक्य विचार के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य विचार किसे कहते हैं, पेज नंबर में बताएं। B28 चैप्टर 7 वाक्य विचार, जिसे सिंटैक्स भी कहते हैं। तो वाक्य विचार किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, आप लोग इसको भली भांति जानते हैं, बचपन से ही आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। भाषा किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। तो वर्डों के मेल से शब्द बनता है, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है, और वाक्य के ऊपर ही हमें पढ़ना है। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के 2 भेद होते हैं। पहला क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और दूसरा जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ये 2 तरीके से पढ़ाए जाते हैं आपको। अब मैं आपको इसको लेकर के बताऊंगी कि आपको पढ़ना क्या है। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, आपको यही से पढ़ना है। अब हम वाक्य विचार जो आपका चैप्टर 7 है इसको पढ़ेंगे। 6th चैप्टर जो आपका था संबंधबोधक वाक्य, अव्यय, ये सारी चीजों को आपको मैंने संबंधबोधक को पढ़ा दिया है। बाकी जो 2 है उसको आप स्वयं पढ़ेंगे, एग्जाम में नहीं आएगा वो इसमें से, इसलिए आपको यहीं पे छोड़ दिया जा रहा है उसको। तो हम वाक्य विचार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वाक्य जो है, देखिए वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के 2 भेद होते हैं। सबसे पहला क्या है, हम भेद पढ़ के इसको देख लीजिए। वाक्य के भेद क्या पढ़ना है आपको, वाक्य के भेद। तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। तो सबसे पहले कर डालेंगे हम अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद, और दूसरा है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। ठीक है, अब हम अर्थ के आधार का जो भेद है, इसके कितने भेद होते हैं, जैसा कि मैंने काल में पढ़ाया, काल के कई भेद होते हैं, काल के भेद के भी कई भेद होते हैं, तो उसके बारे में आपने पढ़ा। अब हम अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो इसके 8 भेद होते हैं, 8 भेद हैं वाक्य के। पहला भेद जो अर्थ के आधार पर है, उसके कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इसको देखिए, विधानवाचक वाक्य। पहला क्या है, विधानवाचक वाक्य। ये वाक्य तो आप ये समझिए, उधर लिखने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्पेस की। दूसरा है निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, चौथा है आपका संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक
वाचक वाक्य आपका है। उसके बाद है आज्ञावाचक, पांचवा जो है आज्ञावाचक। देखते जाइएगा वाक्य भी है सब में आज्ञावाचक। नेक्स्ट संकेतवाचक। संकेत और संदेह में अंतर है बच्चों। संकेत जो है चौथा है और संदेह पांचवा है। संदेह जो है चौथा है और छठवां जो है संकेतवाचक है। इसको देख लीजिए आप। वेलकम बैक बच्चों। अभी आपने देखा कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला जो है तो अर्थ के आधार पर और दूसरा खर है रचना के आधार पर। तो वाक्य के जो भेद पहला है उसके भी 8 भेद होते हैं, यहाँ मैंने आपको दर्शाया है। तो सबसे पहला क्या है विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा विस्मयवाचक वाक्य, चौथा संदेहवाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठवां संकेतवाचक, सातवां इच्छावाचक और लास्ट 8वां है प्रश्नवाचक वाक्य। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम रचना के आधार पे कितने भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब वाक्य किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे। लिखे होंगे आप, जानते होंगे, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर दिया जा रहा है कि भावों और विचारों को प्रकट करने वाले शब्द, भावों और विचारों को प्रकट करने वाला व्यवस्थित शब्द समूह, यानी कि इधर से उधर ऐसा कुछ नहीं, भाव अपने मन के भाव एवं विचारों को प्रकट करने वाला व्यवस्थित शब्द समूह है वाक्य। शब्द समूह क्या है? शब्दों का ग्रुप क्या है? वो वाक्य बन जाता है। यानी कि अनेक शब्दों से वाक्य बनता है, दो या दो से अधिक शब्दों से वाक्य बनता है। गुड मॉर्निंग मैम। तो अब हम पहला जो है आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं इसको देखिए। इसमें आपको किस तरह से वाक्य बताए जाते हैं। ऐसे वाक्य आप इसको पूरा लिखेंगे, जब आपका प्रश्न इसके पीछे देखिए पेज में चैप्टर में आपके पिछले इसके संबंधवाचक वाक्य के बारे में मैंने बताया आपको। 7 चैप्टर जो है वाक्य विचार, इसका पहला क्वेश्चन है वाक्य किसे कहते हैं। इसको आप कॉपी पे राइट करेंगे। तो वाक्य किसे कहते हैं इसका आंसर आपको क्या है इसी बॉक्स में दिया हुआ है। भाव और विचारों को प्रकट करने वाला व्यवस्थित शब्द समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है। अब पूछता है वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के 2 भेद होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। पहला यानी कि क अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। तो आपका क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। तो आप यहाँ इसको लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका अर्थ के आधार पर। यहाँ पे आपका प्रश्न बन जाता है, पीछे आपके चैप्टर के पीछे दिया हुआ है प्रश्न दूसरा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। तो आप ये नाम लिखेंगे अर्थ के आधार पर, यहीं से लिखेंगे आपका पेज नंबर B28। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इसको टिक कर लीजिए आप लोग। आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसका नाम जो है आप लिखा हुआ है, इसमें बुक में लिखा हुआ देखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये 8 का नाम लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, सरल वाक्य के कौन से अंग होते हैं, ये आपका वाक्य है। तो अभी हम सबसे पहले ये 8 वाक्यों के बारे में जानते हैं। अर्थ के आधार पर जो ये 8 वाक्य दिए हुए हैं ये कौन कौन से, कैसे कैसे, कहाँ यूज होते हैं उसके बारे में। विधानवाचक वाक्य क्या है? ऐसे वाक्य जिनसे क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रूपाली वह करनाल में रहती है, सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा वाक्य है। विधान मतलब यानी कि जो उसका फिक्स है, उसके रहने का, उसके आने का, उसके जाने का, कौन आ रहा है, कैसे, ये बिल्कुल फिक्स है। विधान ये है कि यही इसका रूप है। रूपाली वह कहाँ रहती है? करनाल में। उसके अलावा और कहीं उसका स्थान नहीं है, यानी कि आने जाने का स्थान, जाने का, कहीं घूमने टहलने का वो स्थान दूसरा है। और जहाँ हम निवास करते हैं यानी कि रहते हैं वो
इसीलिए कहते हैं वैधानिक रूप से ये चीज गलत है या सही है। तो हमारा वैधानिक रूप क्या है, रूपाली बैल का स्थान कहाँ है, उसके रहने का स्थान कहाँ है, करनाल। तो ये फिक्स है, ठीक है। हिमांशु बत्रा कहानी सुनाएगा। हिमांशु बत्रा क्या करेगा, ना नाचेगा, ना गाएगा, ना खाएगा, वो कौन सा क्रिया करेगा, कहानी सुनाएगा। ये वैधानिक है, फिक्स है इसका भी। दूसरा देखिए निषेधवाचक। निषेध का अर्थ ही होता है मना कर देना, न करना, निषेध लगा हुआ, रोक लेना। कमरे में आने के लिए उसमें लिखा रहता है निषेधात्मक, निषेध है। प्रवेश वर्जित है, ऐसे शब्द जहाँ लिखे रहते हैं, प्रवेश लिखा है लेकिन उसके आगे वर्जित है, यानी कि नहीं जा सकता, ब्लॉक, निशान ऐसे बना दिया जाता है। अब निषेध का अर्थ हम जानेंगे। ऐसे वाक्य जिनसे क्रिया के न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उज्ज्वल मेहता नहीं गाएगा, क्रिया क्या है, गाना, उसका क्रिया क्या है, गाएगा, लेकिन गाएगा तो ये क्रिया हो गया, ठीक है, ये क्रिया है, लेकिन इसके पहले क्या लगा हुआ है, नहीं, यानी कि ये निषेधवाचक वाक्य का ही भेद है, ये अंतर, इसको समझ लीजिएगा। क्रिया होने के पहले जो नहीं लगा हुआ है, नकारात्मक शब्द जहां पे लगे हुए हैं, वही जो है निषेधवाचक वाक्य है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, निधि दत्ता पढ़ नहीं रही है। निधि दत्ता क्या नहीं कर रही है, पढ़ नहीं रही है, नहीं लगा हुआ, इसलिए निषेधवाचक, बिल्कुल सिंपल है। दूसरा देखिए, तीसरा विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य किसे कहते हैं, विस्मय, हर्ष, बोध, तमाम सारे ऐसे शब्द आते हैं जिससे हमें पता चलता है आश्चर्य, शोक, वेदना, दुख, ऐसे शब्द के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह इस तरह से लगा दिया जाता है। इसका अर्थ क्या है, हर्ष, शोक, विस्मय इत्यादि, जहाँ पे दुख, पीड़ा हो। अब देखिए ऐसे वाक्य जिनके द्वारा विस्मय, विस्मय यानी कि आश्चर्यचकित, सरप्राइज, गुस्सा के मारे भी विस्मय हो सकता है, हर्ष के मारे भी विस्मय हो सकता है। दूसरा है हर्ष, यानी कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं, हर्षित है, प्रफुल्लित है, खुशी है उसके मन में। उसके बाद शोक, शोक का अर्थ तो आप समझते हैं, घृणा, जिसे हम हेट करते हैं, नफरत करते हैं, आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे अरे ईसा गुड़गांव कब आई, अरे लग गया, इसके पहले क्या लग गया, अरे, अरे शब्द के बाद आप देखिए संबोधित विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या है, ये सरप्राइज, चकित हो गई कि ये कहाँ से आ रही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वाह, यानी कि खुशी में, हर्ष में, राघव वाली ने 90% अंक प्राप्त किए। ऐसे शब्द जहाँ आते हैं, जहाँ पे ऐसे चिन्ह लगे हुए होते हैं, उन्हें कौन सा वाक्य कहा जाता है, निषेधवाचक, सॉरी, विस्मयवाचक शब्द, विस्मयवाचक शब्द। अगला देखिए, संदेहवाचक वाक्य। आपका चौथा वाक्य कौन सा है, संदेहवाचक वाक्य। संदेह मीन्स डाउट, हमें कुछ संदेह है, शक है। अब इसमें क्या, इस क्रिया को करने में किसका योगदान है, कौन सा क्रिया हो रहा है, इसमें थोड़ा सा हमें डाउट है, संदेह है, तो इसको क्या कहेंगे, ऐसे वाक्य जिनमें कार्य होने के प्रति संदेह या संभावना का भाव व्यक्त होता है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद निधि कल सोनीपत जाएगी, शायद, शायद लग चुका है, डाउट है, मे भी हो सकता है, जाएगी कि नहीं जाएगी कंफर्म नहीं। सोनाली दत्ता संभवतः पिताजी के साथ जाएगी, शायद, संभवतः, मे भी, ऐसे सब जहाँ लगे रहते हैं, क्या है, सब संदेहवाचक। पांचवा देखिए, आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य। आज्ञा का अर्थ क्या होता है, किसी को ऑर्डर देना, किसी को कहना कोई चीज, मतलब तुम ये काम कर लो, तो हम आपको ये ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञावाचक है। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, अनुमति, निवेदन, आदेश आदि का पता चलता है, सिर्फ आज्ञा ही नहीं है, उसमें बहुत सारे और भी है, विधिवाचक, यानी कि विधि में बहुत सारी चीजें आ रहा है, जैसे किसी को आज्ञा देना, अनुमति लेना, निवेदन करना, आदेश देना इत्यादि का जहाँ पता चलता है, उन्हें आदेश
या आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सदा सच बोला करो, पेरेंट्स आपको क्या बताते हैं, सदा सच बोला करो, झूठ मत बोला करो। तो ये क्या है, एक आज्ञा है, ये आपको सजेशन है, ठीक है, संदेश दिया जा रहा है। प्रियंका चुपचाप बैठी रहो, प्रियंका चुपचाप बैठी रहो, ये ऑर्डर है, आदेश दिया जा रहा है। छठवां आपका है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में क्या है, ऐसे वाक्य जिनसे किसी न किसी शर्त के आधार पर क्रिया के करने या होने का पता चलता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इन वाक्यों की क्रिया एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। जैसे काल में भी हमने बताया था कि अगर बारिश होती, यदि बारिश होती तो फसल अच्छा होता, यदि बारिश होती तो एक वाक्य है, लेकिन उसके ऊपर दूसरा वाक्य क्या डिपेंड है, दूसरा वाक्य क्या निर्धारित है कि अगर यदि बारिश होती तो फसल अच्छा होता, यानी कि दूसरा जो वाक्य वो पहले वाक्य पर निर्भर है। जस्ट लाइक दिस संकेतवाचक वाक्य क्या है, इन वाक्यों की क्रिया एक दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे यदि सुरभि कहेगी तो शेफाली अच्छा गाएगी, शेफाली गाएगी। अगर तनुज आ गया, अगर तनुज आ गया तो अमन भी फिल्म देखने जाएगा। यदि ये काम किया गया तो दूसरा काम उस पर निर्भर है, यानी कि एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य निर्भर है। तो ये कौन सा है, संकेतवाचक, यानी कि पहले कार्य के प्रति संकेत दिया जा रहा है कि यदि सुरभि कहेगी तो शेफाली अच्छा करेगी, ठीक है। सातवां है इच्छावाचक वाक्य। सातवां क्या है, इच्छावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा करने या दूसरों के प्रति आशीर्वाद या शुभकामना, आशीर्वाद भी व्यक्ति के अंदर अगर इच्छा होती है तभी आशीर्वाद देता है। कुछ शुभकामना है अगर आपके मन में है, अगर तभी आप किसी को शुभकामना विशेष कर सकते हैं, नहीं तो आपके मन में नहीं तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये सारी चीज क्या है, इच्छावाचक, आपके मन में है, इच्छा है आपकी, तो फिर आप इस कार्य को कर सकते हैं, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे काश सनी भी मुंबई देखने जाता, काश सनी भी मुंबई देखने जाता और आपको जन्मदिन पर ढेरों बधाइयाँ, ये हमारी इच्छा है तभी हम आपको विश करेंगे। आठवां देखिए प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में आप ध्यान से देख लीजिएगा कि प्रश्न आपके क्वेश्चन में, बुक में आपके क्वेश्चन जो दिया रहता है उसके लास्ट में क्या लगा दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के ही हिसाब से आप जान सकते हैं, अगर मार्क नहीं लगा है तो आपको नहीं समझ में आएगा, मार्क लगा है तभी आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्न है। और कई मेरे प्यारे बच्चों ऐसे काम करते हैं आप लोग कि क्वेश्चन लिख तो देते हैं ना, आप स्टार लगाते हैं ना, पूर्ण विराम लगाते हैं ना, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन जो भी है, छोटा हो या बड़ा हो, उसके आगे लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना चाहिए। उसको देखिए कि क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य क्या है। जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप इसको समझ सकते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जैसे एग्जाम्पल, क्या आदित्य भाषण देगा, इसमें ऐसे वाक्यों में क्या, कौन, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द, इसके किन्हें इत्यादि शब्द ऐसे जहाँ लगे होते हैं वो कौन से वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं आपका लास्ट। और ये सारे जो आपके 8 भेद हैं ये किसके हैं, ये अर्थ के आधार पर, यानी कि वाक्य का जो पहला अर्थ है, वाक्य का जो पहला भेद है वो क्या है, अर्थ के आधार पर, दूसरा क्या है, रचना के आधार पर। तो हम किसके बारे में भी पढ़े, हम वाक्य का जो पहला भेद है अर्थ के आधार पर, इसके भेद जो है 8